Namaskar students, all you are welcome on my YouTube channel. In this class we are going to discuss about D block elements electrode potential. अभी हम डिस्कस करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और आज जो अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें पहले एम डाइपोजिटिव टू एम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एम ट्राइपोजिटिव टू एम डाइपोजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे वर्ड यदि अपन सुनते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वर्ड लगता है, वहां डिस्कस किया जाता है सेल का जो और दूसरे पैरामीटर्स है उससे इसको कनेक्ट करके जो है वहां न्यूमेरिकल सोल्व किया जाता है। लेकिन यहां पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहां पर इसका क्या काम है, यहां इसको जोड़ा गया है मेटल की टेंडेंसी से। और कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है ज्यादातर जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको अपन मेटल की जो टेंडेंसीज है, खासकर उसकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है या अदर काइंड की जो टेंडेंसीज है उनसे कैसे कनेक्ट किया जाए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व किया जाए। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स देन यू मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेटल की जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है वो क्या होती है। रिड्यूसिंग टेंडेंसी या रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल। और ये जो अपन पढ़ने वाले हैं आज, ये डी ब्लॉक मेटल्स के लिए नहीं, ये सभी मेटल्स खासकर एस ब्लॉक मेटल भी अपन ले लें तो उसमें भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन बेसिक देखते हैं कि बेसिक में अपन मेटल की जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है इसको किन किन चीजों से कनेक्ट करते हैं। एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कनेक्टेड है, एक ये एंथैल्पी से कनेक्टेड है, तो इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंथैल्पी से कनेक्ट होता है और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि बेसिक यदि अपने को पता नहीं हो तो क्वेश्चन अपने से सोल्व नहीं हो सकता, ज्यादातर फिर इनको रट लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन बेसिक देखते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल इसको एंथैल्पी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो यदि अपन रिड्यूसिंग नेचर का सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो देखो रिड्यूसिंग जो है सब्सटेंस या रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन सा होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, LEO, जैसे कल ही अपन लिखा था लियो शेर को जो कहा जाता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग होता है, मतलब जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी रखता है, रिड्यूसिंग नेचर रखता है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल का मतलब होगा द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब ये जो टेंडेंसी है वो एंथैल्पी से भी कनेक्टेड है और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी कनेक्टेड है, करेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी देखेंगे अपन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी मतलब मेटल का जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। अब ये अपन सब जानते हैं कि मेटल या कोई भी एटम हो उसके आउटरमोस्ट शेल का जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको अपन आउट करते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यदि एक कॉमनली इसमें देखो ये पहले अपन इसको एंथैल्पी से कनेक्ट करेंगे तो एक जनरली जो होता है एक कंसेप्ट जो है जनरल कन्वेंशन ये बना लिया जाता है, कुछ माइंड में बना लेते हैं कि इसको हम किससे कनेक्ट करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो दोनों कनेक्टेड होगी। कौन सी मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हो या कम हो, ऑब्वियसली कम हो, क्योंकि जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, एक तरह से एनर्जी बैरियर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, रिड्यूसिंग टेंडेंसी का, वो होती है अपने पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये बैरियर जितना कम होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतना ही मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, करेक्ट। तो एक बेसिक सा सिंपल सा एक माइंड में यहां से कन्वेंशन आता है कि जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उतनी ही रिड्यूसिंग नेचर क्या होगी, रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, ये यहीं से नहीं, ये पीरियडिक प्रॉपर्टीज में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मान लो 2-3 एलिमेंट दे दे, उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी दे दे और फिर पूछ ले कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, करेक्ट। बट ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट कन्वेंशन नहीं है। इसके साथ साथ में अपने को और चीजें और भी देखनी पड़ती है, अलग चीजें और भी देखनी पड़ती है। कौन सी है, देखो जैसे अपन मानते हैं कि मेटल का जो है उसके एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहे हैं, मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहे हैं और ये डोनेट करके बना रहा है एम पॉजिटिव आयन। एम मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एम पॉजिटिव आयन बना दिया। इसमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इसको कह रहे हैं अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यही नेचर जो है अपन रिड्यूसिंग नेचर के रूप में जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यह कंप्लीट नेचर है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी की यदि अपन डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होती है,
आयनाइजेशन एंथैल्पी केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं है, कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन तो उसमें होगा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि यदि रिक्वायर्ड एनर्जी को अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखें तो ये मेटल का जो एटम है उसको गैसियस बनाना होगा, आयन को भी गैसियस बनाना होगा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी। जबकि हम सब जानते हैं कि मेटल जो होती है क्या वो गैसियस होती है, मेटल कोई भी गैस नहीं होती। मेटल कौन सी स्टेट में होती है? सॉलिड स्टेट में होती है। तो उस सॉलिड स्टेट की मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यदि अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि तो गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, यदि सॉलिड एटम से, यदि सॉलिड मेटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना चाहते हैं तो पहले उसे गैसियस एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जो गैसियस एटम बना है उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो इसके पहले अपने को एक चेंज और लिखना है कि जो मेटल सॉलिड स्टेट में है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मेटल गैसियस में, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इसको कहा जाएगा सब्लिमेशन एंथैल्पी, क्योंकि सब्लिमेशन ही तो हो रहा है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में जो कन्वर्जन है उसको कहा जाता है सब्लिमेशन, और उसमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या होती है? सब्लिमेशन एंथैल्पी होती है। करेक्ट? तो ये सब्लिमेशन एंथैल्पी है। उसके बाद अपन ने आयनाइजेशन एंथैल्पी दे दी, गैसियस एटम बना पहले सॉलिड से सब्लिमेशन एंथैल्पी में, फिर गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया और M प्लस जो है वो गैसियस बन गया। अब क्या ये रिड्यूसिंग नेचर शो कर रही है? क्या इसकी कंप्लीट रिड्यूसिंग नेचर आ गई? बिल्कुल भी नहीं आई। उसके आगे एक चीज और है, ये स्टेट तो चलो ठीक है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने स्टेट कर दी, लेकिन ये जो M प्लस गैसियस बना है, क्या मेटल की जो रिएक्शन होती है जैसे वो आयन बनाती है और फिर कंपाउंड बनाती है, क्या वो गैसियस स्टेट में होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। M प्लस आयन जो होता है वो कौन सी स्टेट में स्टेबल होता है? एक्वस स्टेट। तो पहले जो गैसियस आयन बना है उसको अपने को एक्वस स्टेट के आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट? तो हम M प्लस जो गैसियस है, M प्लस गैसियस, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टेबिलिटी के लिए M प्लस एक्वस, और उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको कहा जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस कंप्लीट प्रोसेस को ही कहते हैं अपन रिड्यूसिंग टेंडेंसी। रिड्यूसिंग टेंडेंसी में क्या होता है कि मेटल 3 स्टेट से होकर उसको गुजरना पड़ता है। पहले सॉलिड से उसका गैसियस, उसके बॉन्ड तोड़ के गैसियस एटम बनाते हैं जिसमें रिक्वायर्ड एनर्जी होती है सब्लिमेशन। फिर जो गैसियस एटम बना उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ती है डेल्टा IH, फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, गैसियस जो है गैसियस एटम, गैसियस आयन बन जाता है मेटल का, और फिर उसके बाद जो गैसियस आयन बना है वो एक्वस स्टेट के आयन में कन्वर्ट होता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहा जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये दोनों एनर्जी जो है रिक्वायर्ड है, ये दोनों एनर्जीज क्या है? रिक्वायर्ड है, और ये जो एनर्जी है वो रिलीज्ड है। रिक्वायर्ड यानी कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। करेक्ट? तो अब हमारे पास में कंप्लीट देना होगा रिड्यूसिंग टेंडेंसी किस मेटल की ज्यादा होती है, तो हमारे पास हमें जो है इन तीनों वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। हमें उस मेटल की जो सब्लिमेशन एंथैल्पी वो पता होनी चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, उन सभी मेटल्स की जिनकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हम इन तीनों एंथैल्पीज को जोड़ेंगे। इन तीनों एंथैल्पीज को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। करेक्ट? इसमें मेनली जो कंट्रीब्यूशन आयनाइजेशन एंथैल्पी का ही है। तो जनरली अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी इस रिलेशन से रिड्यूसिंग नेचर बता देते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पर फिर एक्सेप्शनल केस आ जाता है, कहीं पे ऑपोजिट केस आ जाता है, उसको अपन एक्सेप्शन नाम दे देते हैं, याद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ये कंप्लीट नहीं है। केमिस्ट्री में एक्चुअली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं कि उनको अपन रट ले, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि वो स्पेशल केस है, उसमें कोई ना कोई दूसरी चीज ऐसी जुड़ रही है जो हमें नहीं आती। तो ये अकेले आयनाइजेशन एंथैल्पी रिड्यूसिंग नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए तीनों एंथैल्पीज रिस्पॉन्सिबल है। इन तीनों का सम लिया जाएगा और इन तीनों को जोड़ के देखा जाएगा, इन तीनों को जोड़ के देखा जाएगा। फिर जोड़ने के बाद वैल्यू जितनी कम आएगी, वैल्यू जितनी कम आएगी एनर्जी की, इसका मतलब रिड्यूसिंग टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां हम कहते हैं कि इस इन तीनों का जो सम का नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, इनका नेगेटिव वैल्यू जितनी, या तो ये कम आ जाए या फिर इनकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो ज्यादा जाए। एक ही बात है, माइनस वैल्यू बढ़ने पर जो वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो कम होता जाता है। सॉरी, माइनस मैग्नीट्यूड के आगे लगाते हैं, पर जो वैल्यू आती है माइनस में जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड, वैल्यू उतनी ही कम आएगी, ये हम जानते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ने पर या इन तीनों की वैल्यूज का जो सम है उसका वैल्यू कम होने पर जो रिड्यूसिंग नेचर होती है ये इंक्रीज होती है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है,
जो डी ब्लॉक मेटल्स में ही नहीं, सभी टाइप की मेटल्स में काम में आता है। यदि हमारे पास जो मेटल्स है उनकी तीनों एंथैल्पीज हमें गिवन हो तो इनको जोड़ जोड़कर अपन एग्जैक्ट जो ऑर्डर बता सकते हैं कि कौन सी मेटल ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर की होती है, कौन सी कम रिड्यूसिंग नेचर की होती है। इसका मतलब किस मेटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, किस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। उसी को कहा जाता है मेटेलिक रिएक्टिविटी, जिसको हम जूनियर क्लासेस में जो है लर्न कर लेते हैं उसके ऑर्डर के हिसाब से। वो ऑर्डर इसी हिसाब से बना है। एंथैल्पीज ली गई है, उनको जोड़ जोड़ के देखा गया है कि जिसमें वैल्यू कम है, कम का मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू कम है, तीनों को जोड़ने पर जो पॉजिटिव कम आएगा मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू कम आएगी। या फिर हम कहते हैं निगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगी, इसका मतलब क्या होगा, जो रिलीज्ड वैल्यू वो ज्यादा है। और हम जानते हैं कि रिएक्शन कब होती है, रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब होती है रिएक्शन, या फिर एनर्जी रिलीज हो रही होती है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है तब रिएक्शन होती है। तो जब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी मतलब अपने पास एनर्जी रिलीज होगी, रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद एनर्जी बचेगी ज्यादा, वो जो रिएक्शन है वो जल्दी होगी मेटल की, ये रिएक्शंस, इसका मतलब वो मेटल जो है रिड्यूसिंग टेंडेंसी जल्दी शो करेगी, ज्यादा शो करेगी। करेक्ट। इसमें से एक चीज और निकल के आती है, यदि अपन देखते हैं, देखो नेगेटिव होने के लिए क्या जरूरी है, इसकी वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए, तब तो मेटल जो है नेगेटिव होके जल्दी ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग नेचर उसको माना जाता है, जिसमें इस हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू सब्लिमेशन और डेल्टा आई से ज्यादा हो। यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी हो कि रिलीज एनर्जी इतनी होगी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर दे, और उसके बाद यदि अवेलेबल है तो कुछ एनर्जी बच और जाए, तो वो मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, वो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगी। करेक्ट। और यदि मान लो रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है, इन दोनों की वैल्यू ज्यादा है और ये कम है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिलीज कम हो रही है, यानी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो इसका फिर जो बची हुई एनर्जी वो कहां से आएगी, इसका मतलब ये होगा कि वो मेटल जो होगी वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगी। तो ये कुछ जनरल टेंडेंसीज है, जनरल बिहेवियर है मेटल्स के, जो यहां से निकलकर अपने पास में आते हैं। अब इसी नेचर को, ये तो रिड्यूसिंग नेचर को हमने कनेक्ट किया है किससे, रिड्यूसिंग नेचर को हमने एंथैल्पी से कनेक्ट किया है। रिड्यूसिंग नेचर जो होती है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी कनेक्टेड है, और इतनी डायरेक्टली और सिंपली कनेक्टेड है कि उसमें इतना देखने की भी जरूरत नहीं है। इसी चीज को, इसी बिहेवियर को अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी भी बढ़ती है। करेक्ट। ये एक सिंपल पैरामीटर है, इसमें अपने को इस इधर एंथैल्पीज के जैसे अलग अलग पैरामीटर्स लेके उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकेला काफी है बताने के लिए कि किस मेटल की रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। किसकी ज्यादा होगी, जिसमें नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल 2-3 मेटल अपने पास दी हुई ए, बी एंड सी, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने पास गिवन है, सपोज ये -2 है, ये -3 वोल्ट है और ये -4 वोल्ट, तो ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रखती है, इसका मतलब ये जो है ज्यादा रिड्यूसिंग है, ये कम रिड्यूसिंग है और ये कम रिड्यूसिंग, इन तीनों में। तो अकेला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी बताने के लिए काफी होता है कि रिड्यूसिंग टेंडेंसी या मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किस मेटल की ज्यादा होगी। ये तो एक जनरल बिहेवियर था जो सभी टाइप के मेटल या सभी टाइप के एलिमेंट्स अपन कहते हैं उसके रिड्यूसिंग नेचर पे इक्वली अप्लाई होता है। अब इसको अपन स्पेशली इस केस पे अप्लाई करते हैं, एम डाइपॉजिटिव ऑब्लिक एम ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये ट्रांजिशन मेटल ली जाएगी। अब डाइपॉजिटिव टू एम का मतलब क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एम डाइपॉजिटिव आयन बनाएगा। तो यहां से अपने को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये क्या बन जाए, एम डाइपॉजिटिव। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है उसमें 2 एनर्जीज रिक्वायर्ड होगी। पहले डेल्टा एच 1 देंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, उसके बाद में डेल्टा एच 2 देंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाएगा। यानी इन दोनों के सम के बराबर अपने को एनर्जी देनी होगी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। फिर जो एम डाइपॉजिटिव गैसियस है, एम डाइपॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा। करेक्ट। तो यहां पर ये जो सम लिया जाएगा, ये इसमें एक चीज और जोड़ दी जाएगी, डेल्टा एच 2। और ये जो सभी चीजें हैं वो अपन किसके लिए ले रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। ये ले रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है या ये एम डाइपॉजिटिव आयन के लिए, एम डाइपॉजिटिव आयन के लिए, ये इस आयन के लिए आएगी। करेक्ट। तो अब यदि अपन इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, अभी तक अपन ने स्पेशली अलग अलग देखा है कि रिड्यूसिंग नेचर को एंथैल्पी से कैसे कनेक्ट करें, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे कनेक्ट करें। अब रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग टेंडेंसी के थ्रू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये जो एंथैल्पीज है ये कनेक्ट होगी। क्योंकि एक तरफ जहां पर हम कह रहे हैं कि इन तीनों एंथैल्पी, अब ये 4 होगी, डेल्टा एच और डेल्टा एच 2 दोनों आगे, लेकिन है 3 टाइप की, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन एंड आयनेशन एंथैल्पी। इन तीनों का जो सम है ये जितना कम होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा,
एक तरह जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी रिड्यूसिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। दूसरी तरफ अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये हो गया एम डाई पॉजिटिव ओब्लिक एम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उस टाइम पे रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगी। तो दोनों चीजों के साथ रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रही है, इन तीनों एंथैल्पीज का नेगेटिव वैल्यू बढ़ने पर भी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नेगेटिव वैल्यू बढ़ने पर भी। तो अब इन दोनों को यदि अपन कनेक्ट करें इस चीज से, रिड्यूसिंग नेचर को ये भी बढ़ा रहा है और रिड्यूसिंग नेचर को ये भी बढ़ा रहा है, तो हम कह पाएंगे इजीली यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब इन तीनों एंथैल्पीज का नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग टेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो यहां से अपन सीधा से एक सिंपल कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं, सिंपल कंसेप्ट दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो बढ़ती है when delta IH delta sublimation H plus delta IH1 plus delta IH2 plus delta hydration enthalpy, delta hydration enthalpy of M डाइपोजिटिव है, इन सभी का सम जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू भी बढ़ जाती है। जब इन सभी एंथैल्पीज की नेगेटिव वैल्यू यानी इनका जो सम होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू भी बढ़ेगी। यहीं से इस पॉइंट को कनेक्ट किया जाता है और यहां से ही बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना इस बेसिक के अपन उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। जैसे आप इसको यदि अपन और जनरलाइज करना चाहें तो ये तो अकेला है, तो ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इनमें तो देखना पड़ेगा कि इनकी नेगेटिव वैल्यू किस फैक्टर के साथ बढ़ेगी, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे एंथैल्पीज जुड़ी हुई है। तो देखो ये दोनों एंथैल्पीज तो कौन सी है, पॉजिटिव, तो यदि नेगेटिव वैल्यू बढ़ानी है तो इन दोनों की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव है। नेगेटिव वैल्यू कब बढ़ती है, जब पॉजिटिव वैल्यू कम होती है। तो इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो कब बढ़ती है, या तो डेल्टा IH1 या डेल्टा IH2 या डेल्टा सब्लिमेशन H, ये जो पॉजिटिव वैल्यूज है ये पॉजिटिव वैल्यूज कम हो जाए, और इसमें स्पेशली ध्यान दिया जाएगा डेल्टा IH2 पर, डेल्टा IH2 पे। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोटिस करने वाली बात है कि डेल्टा IH2 जितनी कम होगी उतना ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। आगे इस पॉइंट को बहुत जगह काम मिलेंगे। डेल्टा IH2 जितनी कम होगी उतना ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाएगी। रीजन यहां से अपन सिंप्लीफिकेशन से निकाल ही रहे। दूसरी चीज कि डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी है, ये नेगेटिव है, और इन सबका जो सम है उसकी नेगेटिव वैल्यू कब बढ़ेगी, जब डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कब बढ़ती है, जब नेगेटिव वैल्यू जो सम के अंदर जो चीज नेगेटिव आ रही है उसकी वैल्यू अपन बढ़ाएंगे तो जो सम होगा उसकी वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। तो डेल्टा हाइड्रेशन H, ये नेगेटिव वैल्यू इनका जो सम है वो कब बढ़ती है, या तो डेल्टा IH2 कम हो जाए या फिर डेल्टा हाइड्रेशन H जो है ये ज्यादा हो जाए। ये दोनों ही मेजर फैक्टर है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनेंगे अपने, और उसको सोल्व किया जाएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसका नेगेटिव वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा कब होती है, जब डेल्टा IH2 एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है या फिर डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा होती है। तो ये अपन एक सिंपल इसका देखा। अब इसको अपन 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनकी जो रियल वैल्यूज है, एक्चुअल जो M डाइपोजिटिव ओब्लिक M की जो वैल्यूज है उनसे कनेक्ट करेंगे। वहां देखेंगे कि जो वैल्यूज जो आ रही है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव या ज्यादा पॉजिटिव कहां पर आ रही है और क्यों आ रही है, उनको एंथैल्पी से कनेक्ट करके उनके आंसर देंगे अपन, और उन सभी वैल्यूज को जो मेटल की टेंडेंसीज है उसकी रिएक्टिविटी जो है, रिड्यूसिंग नेचर जो है उससे कनेक्ट करेंगे। अब ये 3D सीरीज जो एलिमेंट्स हैं उनका हम देख रहे हैं कि इनका M डाइपोजिटिव ओब्लिक M की वैल्यू है वोल्ट के अंदर। अभी वैल्यूज गिवन है अपने को, टेबल दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन चीजों को, इन वैल्यूज को अपने को याद करना है, लर्न करना है। इनको लर्न करने से कुछ नहीं है, इनका जो रेगुलर पैटर्न आ रहा है कि कहां पे वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, उस टेंडेंसी का रीजन अपने को बताना, उसका जस्टिफिकेशन करना है। तो अभी तक जो बेसिक अपन ने पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो 3 चीजें अपने देखी थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M डाइपोजिटिव ओब्लिक M, इसकी नेगेटिव वैल्यू ये इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है, जब कुछ एंथैल्पीज का सम है, सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन सभी के सम का नेगेटिव वैल्यू जो है ये इंक्रीज होती है, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू भी इंक्रीज होती है। और उसके साथ ही मेटल की रिड्यूसिंग टेंडेंसी,
इसके साथ ही क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल, यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो भी बढ़ जाती है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं बेसिक। अब इसी चीज को यहां पर अप्लाई करेंगे अपन कि जो वैल्यूज आ रही है ये क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। करेक्ट। तो जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे, कुछ केसेस को छोड़ दें तो बाकी केसेस में नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे यहां से देखिए -1.63, फिर -1.18 कम हो गया, फिर -0.91 ये कम हो गया, तो नेगेटिव वैल्यू होती है डिक्रीज हो रही है। ये क्यों हो रही है, सबसे पहले अपने को देखना है। तो देखो जब लेफ्ट टू राइट अपन चलेंगे तो अपने को पता है कि साइज डिक्रीज होती है, मेटल की साइज डिक्रीज हो जाती है। साइज डिक्रीज होती है तो क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट चलते हैं अपन। फर्स्ट फैक्ट तो अपने पास ही निकल रहा है कि जब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो छोटे साइज के जो एटम होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। तो इधर से इधर चलेंगे तो डेल्टा H की जो वैल्यू होगी, दोनों ही डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 ये इंक्रीज होगी, और ये दोनों कैसी है, पॉजिटिव। ये रिक्वायर्ड वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी तो इन सबका जो सम होगा उसका नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, अपने आप डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू भी डिक्रीज होगी। सबसे बड़ा रीजन यहां पर है। एक इसके साथ एक चीज और जोड़ सकते हैं अपन कि क्या हाइड्रेशन एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी साइज डिक्रीज होने पर बढ़ती है। जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो उनके आयंस की जैसे बात करें अपन Ti2 प्लस V2 प्लस Cr2 प्लस, इनकी साइज डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगी तो इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। करेक्ट। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है डेल्टा IH का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहां पर जो मेनली आंसर आता है वो किससे आता है, डेल्टा IH की जो वैल्यूज है डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की सम के, उससे आता है। तो अपन लिखेंगे जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो डेल्टा IH जो होती है साइज डिक्रीज होने की वजह से एटम, मेटल का जो एटम होता है उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ती है, तो इन सबका जो सम होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू, सभी एंथैल्पीज का जो सम होता है रिड्यूसिंग नेचर के लिए जो रिक्वायर्ड, उनकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। इसीलिए जो M डाइपोजिटिव ओब्लिक जो M है उसकी नेगेटिव वैल्यू भी डिक्रीज होती है। सबसे बड़ी जो टेंडेंसी है वो तो यहां से है। तो ये इंक्रीज होगी तो हम लिखेंगे द सम ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं M डाइपोजिटिव ओब्लिक M, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है, इट्स नेगेटिव वैल्यू ये डिक्रीज होती है। अब बिना बेसिक पढ़े हुए अपन को कनेक्ट नहीं कर पाते, आंसर तो यही है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको अपन याद नहीं कर सकते सभी चीजों को, इसलिए पहले बेसिक पढ़ना जरूरी है। तो ये इंक्रीज होती है, इसलिए M डाइपोजिटिव ऑब्लिक M की जो नेगेटिव वैल्यू होती है ये डिक्रीज होती है। फर्स्ट पॉइंट तो यहां से निकल के आया। जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे अपन तो यहां टेंडेंसीज में देख रहे हैं M डाइपोजिटिव M जो है इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो साइज डिक्रीज होने की वजह से बढ़ रही है, सीधा सा रीजन। इतना बेसिक जो है उसको इंक्लूड नहीं करना, लेकिन उसके बेसिस पर अपना ग्राउंड बनेगा। अपने को चीजें लर्न नहीं रहेगी कि पॉइंट वाइज लिखना आंसर, तो डायरेक्ट जो पॉइंट है, लेकिन ग्राउंड तैयार रहेगा, फाउंडेशन रहेगा कि अपन जो आंसर दे रहे हैं उसका लॉजिक क्या है। दूसरा यदि अपन देखते हैं अब इसमें एबनॉर्मलिटीज कि नेगेटिव वैल्यू, ये तो जनरली कहा है अपन ने, लेकिन क्या सभी जगह नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो यहां यदि दो जगह है, एक तो मैग्नीज है और एक जिंक है, यहां नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो रही है। देखो -0.091 है, यहां डिक्रीज हुई, कम हुई नेगेटिव, यहां क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो गई। फिर डिक्रीज हो गई नेगेटिव वैल्यू, इससे कम है, फिर ये माइनस में कम है, ये इससे माइनस में कम है, ये इससे माइनस में कम है, ये तो प्लस ही चला गया, और ये जो है ये माइनस में और ज्यादा गया, इससे ही नहीं है इससे भी ज्यादा गया। तो यहां से यदि यहां से बात करें पर तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दो ही जगह है जहां पर नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बाकी डिक्रीज हो रही है। करेक्ट। तो इसका अपने को आंसर देना होगा कि दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि जब हम कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने की वजह से, लॉजिकल है। फिर इन दोनों जगह पर क्या हो गया, मैग्नीज और जिंक में क्या हो गया कि यहां पर नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज क्यों हो रही है। तो यदि अपन ध्यान से देखें तो यहीं पर इसका आंसर है
डेल्टा IH2 से इसका आंसर निकलेगा, क्योंकि मैग्नीज का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 4s2 3d5, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये बन जाता है 3d5 Mn2+, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो क्या इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं होगा स्टेबिलिटी के लिए? बिल्कुल होगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो भी कम होगी। तो यहां पर यदि मैग्नीज के लिए लिखे अपन, जो डेल्टा IH2 है ये क्या है? लेस देन एक्सपेक्टेड है, लेस देन एक्सपेक्टेड। जिंक की यदि बात की जाए तो जिंक में क्या होगा? जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d10 होता है, 4s2 3d10। तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो बना लेता है Zn2+, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 3d10। दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहीं से निकलेंगे। अब ये भी स्टेबल है, तो ये भी स्टेबिलिटी क्यों गेन नहीं करना चाहेगा जल्दी? तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर दिए जाएंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, उसमें कम होगी। तो यहां पर भी जो डेल्टा IH2 है वो क्या है? लेस देन एक्सपेक्टेड है, मैग्नीज में भी और जिंक में भी। रीजन क्या है? जो Mn2+ है उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल 3d5 और Zn2+ जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल 3d10 होता है। तो जब ये लेस देन एक्सपेक्टेड है, जब हम कह रहे हैं कि डेल्टा H1 डेल्टा H2 बढ़ रही थी पॉजिटिव वैल्यू, उसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू कम हो रही थी, तो ये जब डिक्रीज लेस देन एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब ये बढ़ ही नहीं रही। जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे डेल्टा H2 यहां से यहां जाने पर नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब जो डेल्टा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नेगेटिव वैल्यू, वो भी जितना अपन एक्सपेक्ट करेंगे उतना कम नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि कम नेगेटिव क्यों हुआ? इसके बढ़ने की वजह से। जब ये बढ़ ही नहीं रही, ये कम हो रही है, तो फिर ये ज्यादा नेगेटिव रहेगा, ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव रहेगा। तो मैग्नीज और जिंक में क्या होता है? मैग्नीज एंड जिंक, इन दोनों में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है M डाइपॉजिटिव ऑब्लिक M, ये होता है मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। इसका आंसर क्या है कि क्यों है? क्योंकि इनकी जो डेल्टा H2 होती है वो एक्सपेक्टेड से कम होती है, एक्सपेक्टेड से कम होती है। अब यदि कम हो रही है तो इसका नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि यही तो बेसिक था अपना कि ये नेगेटिव वैल्यू कब बढ़ेगी? जब ये दोनों कम होगी और ये ज्यादा होगी, तब ये ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाती है। तो लेफ्ट टू राइट चले तो इनकी वैल्यू बढ़ रही है, इनकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही है। अब मैग्नीज और जिंक में क्या हो रहा है? मैग्नीज और जिंक में ये जो वैल्यूज है वो डेल्टा H2 है वो एक्सपेक्टेड से कम है, यानी एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा, तो जो नेगेटिव होगा M डाइपॉजिटिव ऑब्लिक M, ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव होगा। ये जब एक्सपेक्टेड से ज्यादा कम है तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव होगा, करेक्ट। तो ये अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में यदि अपन देखते हैं तो निकेल, निकेल के लिए भी एक केस दे रखा है एनसीईआरटी में। देखो ध्यान से देखना है कि यहां पर, बट ये तो स्पेशल केस है ही है, ये तो साफ दिख ही रहा है। कॉपर भी है, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। बाकी निकेल भी है। निकेल में क्या है? वैसे तो कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट टू राइट चलने पर कम हो रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यहां पर भी कम हो रही है। -44 में -2.28 और फिर ये -0.25, तो 0.25 है वो 0.28 से तो कम ही है, करेक्ट, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं है, अप्रोक्सीमेट सेम है। तो निकेल का भी इसमें पूछा गया है रीजन कि निकेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। ये अब नॉर्मलिटी नहीं है कि जब अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं इनके जैसे तो नेगेटिव वैल्यू जो है डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन निकेल में क्या है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव है, जितना अपन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जैसे यहां पर वैल्यू अपन देखते हैं डिफरेंस, तो लगभग 0.2 0.3 का डिफरेंस तो ही, यहां पर कितना है? यहां पर मात्र 0.03 का डिफरेंस है, 0.03 का, तो अप्रोक्सीमेट सेम ही है। तो निकेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव क्यों है? इसका आंसर कहां से आएगा? इसका आंसर इनके जैसे तो यहां से तो आएगा नहीं कि इनकी जो डेल्टा H2 है वो एक्सपेक्टेड से अपन ने कम कर दी और इसको एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव कर दिया, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो ये 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में 3d8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा जो किसी हिसाब से स्टेबल नहीं कहा जा सकता। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी से, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। तो निकेल का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है Ni2+ आयन की, Ni2+ आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी डेल्टा हाइड्रेशन H, इट इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। अब ये जब ज्यादा नेगेटिव होगी
ये ज्यादा नेगेटिव होगी तो ये भी ज्यादा नेगेटिव होगा। ये तो अपन कह रहे हैं कि ये ज्यादा नेगेटिव कब होगा, या तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाए या ये दोनों कम हो जाए। करेक्ट। इन दोनों में क्या हो रहा था, जिंक और मैग्नीज में कम हो रही थी, और निकेल में क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो रही है। तो निकेल में हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज ऑल्सो मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। तो अपन ने तीसरा केस डिस्कस किया निकेल का। चौथा जो लास्ट अपन देख रहे हैं एब्नॉर्मलिटी, वो कॉपर की है। साफ दिख रहा है कि कॉपर ही एक इनमें सब मेटल्स में ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। ज्यादा नेगेटिव इधर से इधर चलने पर जो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन इतना कम नेगेटिव थोड़े होना चाहिए कि पॉजिटिव में चला जाए। सीधा -0.25 चला गया +0.34। अभी -0.1 आ जाता, -0.05 आ जाता तो अपन मान लेते, लेकिन ये चला गया -0.34 +0.34, पॉजिटिव चला गया। तो ऐसा क्यों होता है वो अपन देखते हैं। तो देखो साफ है कि ये नेगेटिव है इसके कम और इसके ज्यादा होने की वजह से। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब या तो ये कम हो जाए या फिर इनमें से ये बढ़ जाए कोई। तो ये जो आंसर है वो इसकी डेल्टा IS2 से आएगा। तो कॉपर की जो डेल्टा IS2 होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये बहुत ही ज्यादा होती है, वेरी हाई वैल्यू। जब ये ज्यादा होगी, ठीक है, ये ज्यादा होगी जो कि पॉजिटिव है, तो ये इन सबका जो सम होगा नेगेटिव उसको कम कर देगी। नेगेटिव जो सम है उसको कम करेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू को भी कम कर देगी, इतना कम करेगी कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये ज्यादा क्यों है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगता है। कॉपर होता है 3d10 तो यदि Cu+ की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाता है और ये हो जाता है 3d10। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्टेबल। अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा डेल्टा IS2 से, वो इससे निकलेगा। अब इसमें यदि अपन डेल्टा IS2 देते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं Cu2+ में 3d9, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अपन डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कॉपर का आंसर यहां से लिखा जाता है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव क्यों होता है। यदि सुपरफिशियली अपने को एग्जैक्ट 1 लाइन में आंसर देना हो तो उसका आंसर आ जाएगा क्योंकि इसकी जो डेल्टा IS2 होती है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है, इसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो भी पॉजिटिव होता है। करेक्ट। या फिर अपने को और डिटेल से लिखना हो तो देखो, बिल्कुल डिटेल से लिखना हो तो अपन लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे कि जो डेल्टा H1 डेल्टा H2 जिनकी जो पॉजिटिव वैल्यूज है, देखो साफ है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इनमें क्या क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी तो नेगेटिव है, हाइड्रेशन एंथैल्पी तो नेगेटिव है, और ये जो तीनों है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये अपन बात कर रहे हैं कॉपर की, ये किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर की। कॉपर में ये पॉजिटिव है क्योंकि इन तीनों का जो सम है वो भी पॉजिटिव है, इन चारों का जो सम है वो भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनमें से 3 तो है ये पॉजिटिव और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव क्यों रहा होगा, क्योंकि इन तीनों का जो सम है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा रहा होगा। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से ज्यादा होती है तभी तो आंसर जुड़ के प्लस में आता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर देना हो अपने को तो अपन बिल्कुल लिखेंगे एक एक लाइन यहां से कि डेल्टा H2 बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेड है, इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिससे क्या होगा, इनका सब्लिमेशन एंथैल्पी डेल्टा H1 और डेल्टा H2 का जो सम होता है वो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से सब्लिमेशन एंथैल्पी डेल्टा H1 डेल्टा H2 और हाइड्रेशन एंथैल्पी सब जुड़ के जो सम आता है वो पॉजिटिव आता है। इसकी वजह से कॉपर Cu2+/Cu का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये भी पॉजिटिव होता है। करेक्ट। तो इन सब की एब्नॉर्मलिटीज अपन ने यहां पर डिस्कस की। अब हम देखेंगे, देखो इसमें 2 चीजें जो है अपन बहुत अच्छी तरह, ये थोड़ा सिंपल जनरल अपने एप्टीट्यूड के लिए जरूरी होता है। देखो इसमें 2 चीजें अपन क्या देख पा रहे हैं, एक तो यहां स्कैंडियम नहीं लिखा अपन ने, करेक्ट, क्योंकि इनको अपन देख लेते हैं, रट लेते हैं कई चीजों को, लेकिन एक एक चीज अपन ध्यान से नहीं देखते, ऐसा क्यों नहीं आ रहा। जैसे स्कैंडियम क्यों नहीं लिखा, क्या स्कैंडियम की कोई वैल्यू नहीं होती यहां पर, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि स्कैंडियम डाइपॉजिटिव आयन बनाता ही नहीं है, स्कैंडियम का एक ही आयन बनता है ट्राइपॉजिटिव। और ये चीज क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी तो है, तो स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कहां आएगी उसमें, वो तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए स्कैंडियम में ये वैल्यू नहीं मिलती अपने को। करेक्ट। दूसरी चीज कि कई जगह पर यहां पर एटमाइजेशन एंथैल्पी भी लिखा हुआ है,
जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो क्या गलत है? नहीं है। मेटल के लिए एटमाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी एक ही होती है, दोनों एक ही होती है, करेक्ट। क्योंकि सब्लिमेशन एंथैल्पी में अपन क्या करते हैं, सब्लिमेशन एंथैल्पी में जो मेटल है, जैसे सब्लिमेशन एंथैल्पी यदि अपन लिखें, सब्लिमेशन एंथैल्पी में मेटल को सॉलिड से किस में कन्वर्ट किया जाता है? गैस में। अच्छा, एटमाइजेशन में क्या किया जाता है? एटमाइजेशन में एटम तोड़े जाते हैं, बॉन्ड जो है वो सारे ब्रेक करके गैसेस एटम में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेटल क्या होगा? मेटल सॉलिड है, जो उसके मेटलिक बॉन्ड तोड़ देंगे तो गैसेस एटम ऑक्टेन हो जाएंगे, तो वही तो रिएक्शन बनेगी एटमाइजेशन एंथैल्पी में भी। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी और एटमाइजेशन एंथैल्पी मेटल के लिए एक ही होती है, करेक्ट। ये अपन इनकी वैल्यूज देखी, वैल्यूज का जो ट्रेंड है ये देखा, कहां पर ये कैसे चेंज हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब इनको अपन जनरल रिएक्शंस के अंदर देखते हैं कि क्या जनरल बिहेवियर में ये जो वैल्यूज अपन ने लिखी है ये केवल देखने के लिए ही है क्या जनरल रिएक्शंस या इनकी जो मेटल की जो जनरल टेंडेंसीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें झलकती है या नहीं झलकती, करेक्ट। अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसकी समरी ये है कि जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे 3D सीरीज में, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एम डाई पॉजिटिव ऑब्लिक एम, इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है ये डिक्रीज होती है, इट डिक्रीजेस। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, यहां पर जैसे मैग्नीज में मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। जिंक में भी क्या हो रहा है? मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। और इन दोनों का वजह क्या है? ड्यू टू लोअर डेल्टा IH2। यहां पर भी क्या है? ड्यू टू लोअर डेल्टा IH2। निकेल में भी क्या है? मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी। कॉपर जो है इसमें है पॉजिटिव वैल्यू, इट इज पॉजिटिव। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा IH2 एंड एटमाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी। हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा IH2 एंड एटमाइजेशन एंथैल्पी। यहां अपन और अच्छी तरह लिखें तो इसको लिखेंगे कि डेल्टा AH एटमाइजेशन या सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 दे आर ग्रेटर देन डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी, दे आर ग्रेटर देन डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी, करेक्ट। इससे ही ज्यादा होता है, तो इससे ज्यादा होंगे तो इनका जो सम आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। तो ये अपन ने सब डिस्कस किया। अब इसको हम देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को मेटल की जो जनरल टेंडेंसीज होती है, इसकी जो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर कैसे अप्लाई करें, क्योंकि साइंस इज नॉट अबाउट द लर्निंग फैक्ट्स, उसका एप्लीकेशन भी अपने को पता होना चाहिए कि अपन ये पढ़ क्यों रहे। ये जो चीजें हैं देखो, इससे एक तो मेटल की रिएक्टिविटी पता लगती है कि मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी अपन किससे रिलेट कर रहे हैं? विद द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी यानी उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी या मेटलिक रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या यहां से अपन ये मेटल दे दे तो उनकी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? टाइटेनियम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टाइटेनियम होगा। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन है? वेनेडियम है। फिर यदि मान लो अपन इसका रिएक्टिविटी सीरीज बनाए तो रिएक्टिविटी में हम लिख सकते हैं टाइटेनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन वेनेडियम है, देन उसके बाद में अब यहां से देखते हैं तो क्रोमियम है, क्रोमियम के बाद में मैग्नीज, देन जिंक, देन आयरन। इसी से तो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। पर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं, जैसे शुरू में पहले आता है अपने पास लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, पोटेशियम वगैरह ये सब आता है, करेक्ट। तो वो क्यों बना है? वो इसी के बेसिस पर बना है। और ये जो वैल्यूज है वो अपने पास एंथैल्पीज है, ये एंथैल्पीज तो इनका सम देखकर भी पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जैसे हम जानते हैं वहां पे कैसे मेजर किया जाता है उसको, वो वैल्यू है तो उससे भी अपन इसका जो है डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब यहां से रिएक्शन यदि अपन बना नहीं सकते कि यहां से बना सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसका मतलब जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। यदि एक्वस सॉल्यूशन में अपन रिएक्शन कराते हैं Fe2+ और जिंक की, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस करके Zn2+ बना देगा और इसके बना देगा Fe, करेक्ट। क्योंकि जिंक जो है वो
आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, इसको मतलब जो आयरन है इसको ये डिस्प्लेस कर सकता है, इसको ये डिस्प्लेस कर सकता है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी तो है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब जिंक जो है इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब जिंक जो है एक्वस सॉल्यूशन में Fe2+ आयंस को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और Fe सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता है। ये किससे पता लगा? ये इसकी नेगेटिव वैल्यू से पता लगा, क्योंकि जो जिंक है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन से ज्यादा नेगेटिव है। देखो एक एक चीजें को कनेक्ट करना है, ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है कि इसका मतलब जिंक की जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो आयरन से ज्यादा होगी, यानी जिंक Fe2+ आयंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसका मतलब Fe2+ आयंस को इलेक्ट्रॉन देकर Fe के अंदर कन्वर्ट कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, और खुद आ सकता है Zn2+ आयंस की फॉर्म में। यानी अब FeSO4 लेंगे और उसमें जिंक मिलाएंगे तो वो ZnSO4 बन जाएगा और आयरन जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि हम यदि ले लें Zn2+ का सॉल्यूशन है जैसे ZnSO4, इसमें आयरन मिलाएं तो Fe2+ प्लस जिंक की रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो Fe है वो जिंक से ज्यादा नेगेटिव नहीं है, जिंक को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, और जब तक ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। अभी अपन केवल इन मेटल्स के ऊपर ही थोड़ा फोकस करेंगे। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं इस कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। इसका रीजन, इसकी वजह से ये जो है जब एसिड की इसके साथ रिएक्शन होगी तो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकता। जैसे हम लिखते हैं कि मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड क्या बनता है? सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये कैसे बनती है? देखो मेटल होती है M और एसिड में होता है H+, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है H+ आयन को और इसको न्यूट्रल बना देता है, और मेटल जो है खुद आयन बना लेती है, मेटल खुद आयन बना लेती है, और यहां पर एसिड का जो एनायन होगा, सपोज यहां Cl- है जैसे, तो उस एनायन के साथ जुड़ के सोल्ट बना लेती है। तो ये कब होगा? जब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होगी हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को कौन डोनेट कर सकता है? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज्यादा नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव में कुछ भी वैल्यू होगी। लेकिन कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉपर H+ आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। कॉपर जब H+ आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी। रिएक्शन हो सकती है लेकिन कॉपर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकता। कॉपर ही नहीं, कोई से भी मेटल हो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकता। कितनी इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है, और ये पता किससे लगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से। तो ऐसे बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है, लेकिन अभी अपन यहीं तक रखेंगे। देखो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो ध्यान से देखना है। इसमें थोड़ा सा अपने को कॉन्ट्रडिक्शन दिख सकता है जो अपन ने पहले से पढ़ा है कि Cu+ आयन हैज स्टेबल D10 कॉन्फिगरेशन। 4s1 3d10 होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Cu+ बनाया, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये D10 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है, यहां तक ठीक है। लेकिन उसके बाद में इवन इट फॉर्म Cu2+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, फिर भी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है D10 से निकालेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu2+ आयन। करेक्ट? तो ऐसा क्यों होता है? ये तो ऑपोजिट हो गया, क्योंकि जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है उससे अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा Cu+ से Cu2+ में कन्वर्ट करने के लिए, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये से पहले अपन स्टेट भी करते हुए आ रहे हैं कि डेल्टा H2 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसकी, फिर भी ये डेल्टा ये जो है Cu+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu2+ में। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो ऑपोजिट हो गया एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसको अपन ध्यान से देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो इसका आंसर ये होगा कि जो Cu+ आयन है यह एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे हमने लिए 2 Cu+ आयन, करेक्ट, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेट। इसकी कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्रोपोर्शन। अब डिस्प्रोपोर्शन में होता क्या है? डिस्प्रोपोर्शन यदि रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि डिस्प्रोपोर्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें होता है सेल्फ रेडॉक्स, यानी एक ही सब्सटेंस होता है, कोई स्पीशीज होती है, उसी का रिडक्शन होता है, उसी का ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे देखें तो एक ही स्पीशीज जो है, एक ही तरह का जो पार्टिकल होता है वो उसी तरह के पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहां जो Cu+ है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे एक प्लस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2+ में। ये Cu+ है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका प्लस चार्ज हट जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu, सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि Cu+ आयन जो होता है वो डिस्प्रपोर्शन, उसका जो है डिस्प्रपोर्शन होता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। और डिस्प्रपोर्शनेट होकर ये बना लेता है, एक जो Cu+ आयन है वो तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, और वो बना रहा है Cu, सॉलिड कॉपर मेटल बना रहा है। और जो दूसरा Cu+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना रहा है, Cu2+। अब इलेक्ट्रॉन दे भी Cu+ रहा है और गेन भी Cu+ ही कर रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं अपन डिस्प्रपोर्शन। करेक्ट। अब इसका लॉजिकल रीजन नहीं आया अभी कि डिस्प्रपोर्शन तो कह दिया, ठीक है, लेकिन माइंड में एक जो कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो अभी सोल्व नहीं हुआ कि ये जो डेल्टा H2 इसकी ज्यादा है उसका क्या हुआ, कि जब D10 से अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और उसको Cu2+ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी, जो अपन पहले बता रहे थे कि वो हो ही नहीं पाती। डेल्टा हम पहले कर रहे थे, डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है उससे ये चीजें ओवरकम नहीं हो पाती, एटमाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा H1 और डेल्टा H2, क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव सब ज्यादा थी और ये नेगेटिव जो थी इन तीनों पॉजिटिव वैल्यूज को ओवरकम नहीं कर पाती थी। तो जो चारों वैल्यूज है, चारों जो एंथैल्पीज है, इनका सम कैसा आ रहा था, पॉजिटिव। ये हम पहले कर रहे थे उसका, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा समझना है, यहां चेंज अलग है। वहां जो चेंज था, जैसे अपन इसकी बात करें, यहां चेंज था कि Cu जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ में। Cu सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ एक्वस। इसके लिए पहले किसको क्या किया अपन ने, पहले इसको सॉलिड से किस में कन्वर्ट किया, गैस में। यहां गया एटमाइजेशन एंथैल्पी, फिर इसको 2 डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 दी अपन ने और ये कन्वर्ट हो गया Cu2+ गैसियस। फिर ये एक्वस यानी कि इसका हाइड्रेशन हुआ और इसको जो एनर्जी रिलीज होगी जो डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी है और एक इसमें कन्वर्ट हो गया। तो पहले इनका सम था, अब इन सभी का सम पॉजिटिव था, करेक्ट। अब थोड़ा सा चेंज है, अब क्या है, अब जो अपन ने जो लिया है वो Cu+ है। पहली बात तो जो अपन ने आयन लिया है वो Cu नहीं है, वो कौन सा है, Cu+ आयन है, करेक्ट। तो Cu+ अब यहां पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एक Cu+ इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है। तो यहां पर जो एंथैल्पीज आएगी वो कौन कौन सी है, वो एंथैल्पीज नहीं है, अब अलग है। देखो Cu+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्या बना रहा है, Cu2+, करेक्ट। Cu2+ गैसियस, ये एक्वस है, लेकिन अपन पहले गैसियस बनाएगा और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेल्टा आयनेशन एंथैल्पी सेकंड, आयनेशन सेकंड आयनेशन एंथैल्पी है। फिर ये एक्वस होगा, ये एक्वस नहीं है तो क्या ये एक्वस नहीं होगा, क्या ये भी एक्वस होगा और ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये Cu2+ एक्वस बनाएगा और ये एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको कहेंगे अपन डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+, करेक्ट। और जो दूसरा Cu+ जो आयन है, सेकंड जो Cu+ आयन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Cu बना रहा है। तो अब जो एंथैल्पीज है वो कौन कौन सी है, एक तो डेल्टा H2 है, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Cu+, इसमें भी तो एनर्जी रिलीज होगी जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है, पर वो एटम करता है, यहां Cu+ आयन गेन कर रहा है, तो एक एनर्जी यहां पर भी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी भी रिलीज हो रही है और जरूरत तो केवल डेल्टा H2 की तो पड़ रही है। अब पहले तो 3 पॉजिटिव वैल्यू थी, 3 रिक्वायर्ड थी, रिलीज एक ही हो रही थी, तो इन तीनों को ओवरकम नहीं कर पा रही थी, करेक्ट। वैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है Cu2+ की भी, लेकिन इन तीनों को ओवरकम नहीं कर पा रही, तो वो अकेली थी और जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी वो 3 थी। अब की बार क्या है कि रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो एक ही है, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी, और मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा है क्योंकि ये D10 है और ये D10 से क्या बन रहा है, D9, लेकिन ये रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है तो दो एनर्जी अपने को मिल भी तो रही है। एक तो Cu+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना रहा है, वह एनर्जी रिलीज हो रही है, और एक Cu2+ गैसियस एक्वस बना के हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज कर रहा है, और Cu2+ की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि Cu2+ का जो साइज होता है वो बहुत कम होता है, राइट साइड में आ रहा है, करेक्ट। लेफ्ट से राइट चलने पर साइज में क्या होती है, कमी होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसका अपन आंसर देंगे कि जो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा कि जो Cu+ आयन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है Cu2+ और Cu के अंदर, और इस प्रोसेस के अंदर जो इसकी डेल्टा H2 होती है वो ओवरकम हो जाती है Cu2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी से, और Cu+ से इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे।
अब ये M टू M डाइपोजिटिव जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और उसके जो टेंडेंसीज है ये कंप्लीट हुई। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं M डाइपोजिटिव टू M ट्राइपोजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उनकी टेंडेंसीज। M डाइपोजिटिव आयन जो पहले बन चुका है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना रहा है, M ट्राइपोजिटिव आयन, ये उसकी टेंडेंसी है। ये पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा M डाइपोजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर M ट्राइपोजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये M से M ट्राइपोजिटिव नहीं बन रहा, ये अपन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करवा रहे मेटल से, डाइपोजिटिव बन चुका उससे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहे। तो इसमें ओवरऑल जो इसमें जो इसका जो चेंज होगा, ओवरऑल जो चेंज होगा वो ये होगा कि जो M डाइपोजिटिव है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा और ये बना लेगा M ट्राइपोजिटिव गैसियस स्टेट। इसके लिए जो रिक्वायर्ड होगी वो होगी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन, और फिर M ट्राइपोजिटिव जो गैसियस है ये बना लेगा M ट्राइपोजिटिव एक्वस, इसमें जो रिलीज होगी वो होगी डेल्टा हाइड्रेशन H। अब इन दोनों का सम जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, उसी चीज पर आ जाते हैं पहले वाली, इन दोनों का जो सम है वो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है M ट्राइपोजिटिव ओब्लिक M डाइपोजिटिव, इसकी नेगेटिव वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इसके साथ अपन कनेक्ट करेंगे द टेंडेंसी टू रिलीज या टेंडेंसी टू डोनेट थर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। वही चीज है, पहले बेसिक पढ़ा हुआ, तो अब इसका क्या ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले M से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के डाइपोजिटिव आयन बना रहे थे, अब उसी डाइपोजिटिव को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं M ट्राइपोजिटिव, तो उसकी टेंडेंसी है, उसकी टेंडेंसी अपने को पता किससे लगेगी, या तो ये वैल्यू दी हुई है तो इससे अपन पता कर सकते हैं, जिस मेटल के लिए ज्यादा नेगेटिव होगी उस मेटल की थर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं थर्ड इलेक्ट्रॉन। या फिर अपने पास उस मेटल की थर्ड आयनेशन एंथैल्पी है और M ट्राइपोजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी है, तो उनको जोड़ के देखेंगे कि यदि वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव आ रही है जिस मेटल के लिए, उस मेटल के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और ये नेगेटिव कब आएगी, क्योंकि देखो इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी और ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना इनका सम जो है वो नेगेटिव आएगा, और ज्यादा नेगेटिव आएगा तो उतना ये पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा, उतनी ये टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। इसी तरह से इन चीजों को अपन कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा ये है कि इसमें वही है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनकी नेगेटिव वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, ज्यादा इसको इतना डिस्कस नहीं करेगा। बस ये है कि ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव किसमें, दिस इज मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। अब मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड किसमें होगी, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट किए जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट किए जा सकते हैं, यानी जिसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अब किसकी कम होगी वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्कैंडियम की और आयरन की, स्कैंडियम एंड आयरन। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी, जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा, और वो किसमें होता है, स्कैंडियम और आयरन के अंदर। स्कैंडियम होता है 4s1 3d10, 4s2 3d1, 4s2 3d1, और ये होता है 4s2 3d6। यदि 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेते हैं अपन, यदि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अपन निकाल लें तो ये बन जाता है sc3+, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 4s0 3d0। अब ये स्टेबल है, स्टेबल क्यों है, क्योंकि 3d के पहले 3s2 3p6 भी तो भरा हुआ है, इसलिए ये स्टेबल है। स्टेबल है तो इसकी जो डेल्टा H3 जो है वो एक्सपेक्टेड से कम है, एक्सपेक्टेड से कम है तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव होगा। ऐसे आयरन में यदि अपन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में बनाता है Fe3+, 4s0 3d5, तो यहां से एक यहां से निकला, ये भी स्टेबल है, स्टेबल है तो इसकी भी डेल्टा S3 जो है वो एक्सपेक्टेड से कम है, और जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेड से कम होगी उतना ही ये पोटेंशियल एक्सपेक्टेड उसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा नेगेटिव होगी, करेक्ट। तो इसमें बस ये 2 इफेक्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो नाउ दिस वीडियो लेक्चर इज कंप्लीट। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। पहले अपन ने बेसिक पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो एंथैल्पी से कैसे रिलेटेड होता है, उसको अपन मेटल के रिड्यूसिंग नेचर से कैसे कनेक्ट करता है, और फिर बाद में अपन ने जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है M डाइपोजिटिव टू M और M ट्राइपोजिटिव टू M डाइपोजिटिव, उनके ऊपर उन बेसिक्स को अप्लाई किया है और जनरल जो इनकी टेंडेंसीज है वो डिस्कस की है और रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास
we will discuss about their magnetic properties in 1 or 2 classes. Thanks for watching, and if you think that this video is helpful for you in your studies, then please subscribe and share.